दोस्तों नमस्कार। आज अपन का जो कंटिन्यू चल रहा है सावर के चौहान, हमने पिछले वाले वीडियो में देखे थे सावर के चौहान। और उस सावर के जो चौहान या अपन शाकंभरी के जो चौहान बात कर रहे हैं, उन शाकंभरी के चौहानों में अपन ने जो पिछले वाले वीडियो था, उस पिछले वाले वीडियो में ये देख चुके थे कि चौहानों की उत्पत्ति किस किस इतिहासकार ने चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी है। इसके अलावा उत्पत्ति के साथ साथ अपन ने अगला जो शासक देखा था चौहान वंश का संस्थापक, और उस चौहान वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव चौहान था। वासुदेव चौहान के बाद में अपन ने दुर्लभ राज देखा था, और दुर्लभ राज के बाद में अपन ने गुबक देखा था। तो दोस्तों अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका जो चौहान वंश का शाकंभरी के चौहान का जो भाग नंबर 1 है, जिसमें उत्पत्ति के बारे में बताया गया है और अन्य जो चौहान शासकों के बारे में बताया गया है, जो संस्थापक के बारे में बताया गया है, उन तमाम उस वीडियो को देख लें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें। आगे देखिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। अपन गुबक तक वहाँ देख चुके थे। उस जो वीडियो में अपन ने जो देखा था वो वासुदेव चौहान देखा था। वासुदेव चौहान, उस वीडियो में अपन ने जो देखा था वो देखा था वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के साथ बाद में अपन ने जो उसमें देखा था वो देखा था दुर्लभ राज। दुर्लभ राज, और उसके बाद में वहाँ देखा था उस वीडियो में गुबक। गुबक तक अपन देख चुके थे, और इस वीडियो में अन्य राजाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो अगले चौहान वंश के शासक आते हैं उनके बारे में देखिए मित्रों। अगला जो शासक आता है चौहान वंश का, उसका नाम है चंद्रराज। चंद्रराज द्वितीय। इस चंद्रराज द्वितीय महोदय ने अपने जीवन में काल में क्या किया है वो देखो। इस चंद्रराज से दो संबंधित दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसकी बहन, इसने अपनी बहन और अपनी बहन का नाम मिलता है मित्रों, ये चंद्रराज की बहन थी जिसका नाम था कमलावती। कमलावती, और इस कमलावती का जो विवाह है वो प्रतिहार शासक, कमलावती का विवाह प्रतिहार शासक मेहर भोज से किया। प्रतिहार शासक किससे किया? मेहर भोज से किया। अपनी जो बहन थी कमलावती, उस कमलावती का जो विवाह है वो प्रतिहार शासक मेहर भोज से किया। एक सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट इससे ये है कि इसकी एक पत्नी थी, इसकी पत्नी, और उस पत्नी का नाम मिलता है आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, या इसी पत्नी का नाम मिलता है मित्रों रुद्रानी। और ये आत्मप्रभा या रुद्रानी जो इसकी पत्नी थी, ये सर्प कलेश से बचने के लिए, इसने सर्प कलेश से बचने के लिए, सर्प कलेश से बचने के लिए पुष्कर में 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई। पुष्कर में 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई। ध्यान रखना, पुष्कर अजमेर में इसने 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई। और ये जो 1000 शिवलिंग हैं, उन 1000 शिवलिंगों पर मित्रों दीपक जलाए। इन 1000 शिवलिंगों पर 1000 दीपक प्रतिदिन जलाए। चंद्रराज है, इसने अपनी बहन कमलावती का विवाह प्रतिहार शासक मेहर भोज से किया, और इनकी जो पत्नी थी आत्मप्रभा या रुद्रानी, वो सर्प कलेश से बचने के लिए पुष्कर में 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई, और उन 1000 शिवलिंगों पर है वो 1000 दीपक प्रतिदिन जलाए। अगला जो मित्रों चौहान शासक आता है वो देखिए। अगला जो चौहान शासक आता है उसका नाम है बागपति राज। शासनकाल अभी चालू हो जाएंगे, जरा से इनके इंपोर्टेंट शासनकाल तमाम आ जाएंगे। बागपति राज है, इससे संबंधित भी आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो ये है कि इसको 188 युद्धों का विजेता माना जाता है। 188 युद्धों का विजेता, 188 युद्धों का विजेता।
और दूसरी बात ये है कि इसने महाराज की उपाधि धारण की, इसने महाराज की उपाधि धारण की। और मित्रों, ये जो महाराज की उपाधि है, इस महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक, महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक। और जो प्रथम चौहान शासक था वो कौन था? बागपति राज था मित्रों। कौन था? बागपति राज। इसको 188 युद्धों का विजेता माना जाता है। इसने महाराज की उपाधि धारण की और महाराज की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम चौहान शासक था। अब इंपोर्टेंट शासक अपने चालू होते हैं और उन इंपोर्टेंट शासक में जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं अजय राज। इंपोर्टेंट शासक हैं और अब आते हैं अजय राज, और इस अजय राज से इनका शासनकाल चालू हो जाता है अजमेर के चौहानों का। तो अजय राज का जो शासनकाल रहता है मित्रों वो रहता है 1113 से लेकर के और 1133 ईस्वी तक। 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी तक अजय राज का शासनकाल रहता है। पहली बात, इसने 1113 में कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर की स्थापना की। 1113 में कौन सा शहर बसाया? अजमेर शहर। और उस अजमेर शहर की क्या की है मित्रों? इसने स्थापना। और इसी अजमेर को क्या बनाया? अजमेर शहर को, इसी अजमेर शहर को बनाया अपनी राजधानी। इसने इसी अजमेर शहर को क्या बनाया? अपनी राजधानी, अपनी राजधानी। दूसरी बात देखो, इस अजय राज का शासनकाल चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है। एक अपन के शासक और आएंगे जिसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव, और उनका शासनकाल चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है, जबकि इस अजय राज का शासनकाल चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है। ध्यान रखना है ना। तो इसका शासनकाल साथ के साथ लिखते चलें, शासनकाल चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है। चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है। इसका जो शासनकाल है वो चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है। आगे देखिए। हाँ जी, इसने अजमेर शहर की स्थापना करवाई है अजय मेरू नाम से। इसने अजमेर शहर की जो स्थापना है वो अजय मेरू नाम से करवाई है और उसको अपना राजधानी बनाया है। तो इसका जो शासनकाल है वो चौहान वंश का क्या कहलाता है? निर्माण काल कहलाता है। इसने मित्रों एक सुंदर काम किया है, एक सुंदर दुर्ग का निर्माण करवाया है। ध्यान रखना, इसने कौन सी पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर। इसने एक पहाड़ी है जिसका नाम है बीठली पहाड़ी, और उस बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। ये मान लो दुर्ग है। और ये दुर्ग है, ये है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। और ये जो दुर्ग है मित्रों, ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? ये दुर्ग है बीठली पहाड़ी पर। बीठली पहाड़ी। और बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को गढ़ बीठली कहा जाता है। बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इस दुर्ग को कौन सा कहा जाता है? गढ़ बीठली कहा जाता है। जयपुर के एक शासक आएंगे मित्रों जिनका नाम है पृथ्वीराज कछवा, और उस पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी जिसका नाम था तारा, और उस तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। अजय मेरू दुर्ग, ये ऐसी इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? तारागढ़ दुर्ग पड़ा। तारागढ़ दुर्ग पड़ा। आपको दिखाते हैं, चलो ले चलते हैं इस अजय मेरू दुर्ग की ओर। ये रहा मित्रों अपन का अजय मेरू दुर्ग। ये रहा अपन का अजय मेरू दुर्ग।
अजय मेरू दुर्ग। और इसका जो निर्माण है वो अपन जानते ही हैं कि इसका जो निर्माण किसने करवाया, वो करवाया दोस्तों अजय राज ने। अजय राज ने इसका निर्माण करवाया। ये जो पहाड़ी दिख रही है आपको नीचे वाली पहाड़ी, ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको नीचे वाली पहाड़ी, ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम है बीठली पहाड़ी। इसी दुर्ग का पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी तारा, और तारा के नाम पर इस दुर्ग का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा मित्रों, तारागढ़ दुर्ग। इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ दुर्ग। ये पृथ्वीराज कछवा वो ही है जो महाराणा सांगा का साथ देता है खानवा के युद्ध में, और यही पृथ्वीराज कछवा वो ही है जो इसके 12 पुत्र होते हैं, और जो इनका 12 भाग जो साम्राज्य था वो 12 भागों में विभाजित होता है, जो 12 कोटरी कहलाता है। ये जो दुर्ग है ये जो दुर्ग है तुम्हें दिखाई दे रहा है अजय मेरू दुर्ग, इसमें सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए। ध्यान रखना, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए। मतलब निजी आक्रमण, आंतरिक बाहरी आक्रमण नहीं हुए, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण हुए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण कहाँ हुए हैं तो वो इसी दुर्ग में हुए हैं। कौन से दुर्ग में, इस अजय मेरू दुर्ग में। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बाह्य आक्रमण कहाँ हुए हैं, तो सर्वाधिक जो बाह्य आक्रमण हुए हैं ना मित्रों, ये सर्वाधिक बाह्य आक्रमण हुए हैं भटनेर के दुर्ग में। और ये भटनेर का दुर्ग कहाँ है, ये भटनेर का दुर्ग है हनुमानगढ़। सर्वाधिक बाह्य आक्रमण हुए हैं भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में। चलो उस पर लिखते हैं पेज पे। तो ये अजय मेरू दुर्ग है, ये बीठली पहाड़ी है, तारा के नाम पर तारागढ़ है, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण इसी में हुए हैं। हाँ जी, तारागढ़ बीठली पहाड़ी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण अजमेर के दुर्ग, या अपन इसको कहते हैं तारागढ़ दुर्ग पर हुए। तारागढ़ अजमेर दुर्ग पर हुए। तारागढ़ दो, एक बूंदी में भी और एक यहाँ है ना, तारागढ़ दुर्ग पर हुए। ये जो दुर्ग चल रहा है अजमेर वाला है, तारागढ़ दुर्ग पर हुए। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक बाह्य आक्रमण, तो अपन कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो बाह्य आक्रमण हुए हैं, बाह्य आक्रमण मित्रों वो हुए हैं भटनेर के दुर्ग। और ये भटनेर का जो दुर्ग है ये कहाँ है मित्रों, ये है हनुमानगढ़। भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में हुए, भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में हुए। हाँ जी, आगे अपन अजयराज की ओर बात करें तो इसने सर्वप्रथम, ध्यान रखना, इसने सर्वप्रथम अजमेर में चांदी के सिक्के चलाए। ध्यान रखना, सर्वप्रथम कहाँ चलाए हैं, अजमेर में। और अजमेर में क्या चलाए हैं, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के। और ये जो चांदी के सिक्के हैं दोस्तों, ये जो चांदी के सिक्के हैं, उन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित करवाया है। अपनी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित करवाया। अपनी पत्नी सोमलवती का मित्रों नाम अंकित करवाया। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण अजमेर में हुए हैं, सर्वाधिक बाह्य आक्रमण भटनेर दुर्ग में हुए हैं। सर्वप्रथम इसने चांदी के सिक्के चलाए हैं, और चांदी के सिक्के हैं, उन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलवती का नाम अंकित करवाया। आगे देखो, ये मित्रों अपना राजस्थान है। और इस राजस्थान में अपन बात करें तो इस राजस्थान में यहाँ गुजरात है, इस वाले भूभाग पे यहाँ गुजरात, और यहाँ पड़ता है मालवा। ये गुजरात है और यहाँ है मालवा। और ये जो गुजरात है, उस गुजरात का जो शासक थे मित्रों, उस गुजरात के शासक थे
मूलराज, और ये मूलराज कौन से थे? ये मूलराज सेकंड वही हैं जो मोहम्मद गुरी प्रथम बार 1178 में इन्हीं से हारा था, ध्यान रखना, आगे देखेंगे। तो मूलराज सेकंड को पराजित किया है, सेकंड को पराजित किया। और मूलराज सेकंड को जो पराजित करने वाला कौन है? वो हैं अपन के अजय राज्य। इसके अलावा जो मालवा के जो शासक है मित्रों, और उसका नाम है नरवर्सन, मालवा के जो शासक हैं उसका नाम है नरवर्सन, और नरवर्सन को पराजित किया, नरवर्सन, और उस नरवर्सन को पराजित किया। तो 2 शासक इन्होंने विजय प्राप्त करी है अजय राज जी ने। और अजय राज जी की एक विजय थी, गुजरात के शासक मूलराज सेकंड को पराजित किया है, और मालवा के शासक नरवर्सन को पराजित किया है। मित्रों आगे अपन देखते हैं अजय राज जी के बारे में। तो अजय राज जी ने अपने जीवन में आगे क्या किया है कि अपने पुत्र, अजय राज जी ने अपने पुत्र अपने पुत्र अर्नोराज को, अजय राज जी अपने पुत्र अर्नोराज को अजमेर का शासन सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए। पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या के लिए चले जाते हैं। अजमेर का शासन अजमेर का शासन सौंपकर स्वयं पुष्कर चले गए। तो गुजरात के मूलराज सेकंड को पराजित किया है, इसमें विजय पाई है अजय राज ने। 2 युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, देख लेता। ये अजय राज जी के युद्ध हैं, और इनमें पहला युद्ध है गुजरात के मूलराज सेकंड को, और दूसरा मालवा के नरवर्सन को पराजित किया है। और दोनों में जो विजय मिली है वो किसको मिली है? अजय राज को। और बाद में ये अजय राज अपने पुत्र अर्नोराज को शासन सौंपकर स्वयं पुष्कर की पहाड़ियों में चले गए। आगे देखिए मित्रों, अब जो अजय राज का पुत्र आता है जिसका नाम है अर्नोराज, वो अर्नोराज क्या करता है इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालिए अर्नोराज या आनाजी। अगला जो शासक आता है उसका नाम है मित्रों अर्नोराज अर्नोराज या आनाजी। और मित्रों इसका जो शासनकाल रहता है इसका 1133 से 1153 तक रहता है। 1133 से लेकर के अर्नोराज या आनाजी 1153 तक शासन करती हैं अजमेर पर। तो इनने ध्यान रखना कि पहली बात तो ये है कि इसने 1133 ईस्वी में अजमेर का शासन संभाला, अजमेर का शासन संभाला। ठीक है मित्रों, एक काम तो इसने ये कर दिया कि 1133 में अजमेर का शासन संभाला। दूसरे कारण ये है, एक से ध्यान रखना, उपाधियों पर भी चर्चा करेंगे। उपाधि दोनों उनकी समान मिलती है। एक अपन आप मेवाड़ के इतिहास में गोयल वंश पढ़ेंगे, और उस गोयल वंश में अपन जो जैत्र सिंह है जिसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, उसका पुत्र आएगा तेज सिंह। उस तेज सिंह की उपाधि और अर्नोराज की उपाधि दोनों की समान है, ध्यान रखना। तो उपाधि में अपन बात करें तो 4 उपाधि हैं। एक उपाधि है मित्रों महाराज, दूसरी उपाधि है महाधिराज, तीसरी उपाधि है परमेश्वर, और चौथी उपाधि है मित्रों वो है परम भट्टारक। महाराज, महाधिराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। इसके शासनकाल में 2 प्रसिद्ध कवि रहते थे, ध्यान रखना। इसके शासनकाल में 2 प्रसिद्ध कवि रहते थे, 2 प्रसिद्ध कवि रहते थे। और 2 प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे? देवबोध सूरी और धर्मघोष सूरी, है ना। देवबोध सूरी और दूसरा था मित्रों धर्मघोष सूरी। देवबोध सूरी रहता था एक, और दूसरा रहता था मित्रों धर्मघोष सूरी। अब इसने जो इंपोर्टेंट कार्य किया वो देखिए, यहां तक आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। एक इसने सुंदर झील का निर्माण करवाया। ये झील है, आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में इस झील को। ये झील है,
और इस झील का नाम है मित्रों वो है आना सागर झील। इस झील का नाम क्या है? आना सागर झील। और इस झील है, इस झील में ये नदी है, ये नदी है और इस नदी का नाम है मित्रों चंद्रावती नदी। चंद्रावती नदी। तो इसने चंद्रावती नदी के पानी रोक करके आना सागर झील का निर्माण करवाया, ध्यान रखना। चंद्रावती नदी के पानी को रोक करके आना सागर झील। और ये आना सागर झील दो पहाड़ियों के मध्य में, इधर की तरफ है तारागढ़ पहाड़ी, एक तरफ है तारागढ़ पहाड़ी तो दूसरी तरफ है मित्रों नाग पहाड़ी। तारागढ़ पहाड़ी और नाग पहाड़ी के मध्य में आना सागर झील का निर्माण करवाया है। और एक शिलालेख है, देखो एक शिलालेख है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख। और इस बिजोलिया शिलालेख ये बात कहता है कि जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील का जो उद्देश्य था निर्माण का, वो उद्देश्य क्या था? तुर्कों के खून से, तुर्कों के खून से संधि धरती को धोना था। संधि धरती को धोना था, तुर्कों के खून से संधि धरती को धोना था। तो ये बात कौन सा वो कहता है? बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये था कि तुर्कों के खून से जो धरती संध गई थी उस धरती को धोना था। ये चंद्रावती नदी पानी रोककर अर्नोराज ने करवाया है। और इस झील का जो निर्माण अगर बात अपन से पूछें कि इसका जो निर्माण है मित्रों, तो वो निर्माण 1133 से और 37 के मध्य में हुआ है, ध्यान रखना। 1133 से लेकर के और 37 के मध्य में इसका निर्माण हुआ है। अब ये जो आना सागर झील है, इसके समीप किसने क्या कार्य करवाए? तो इस आना सागर झील के समीप मुगल बादशाह हुए थे जिनका नाम था जहांगीर। और इस जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर ने क्या करवाया? दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसका वर्तमान नाम मित्रों सुभाष उद्यान है, ध्यान रखना। जिसका वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान। जिसका वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान है। अब बोलो पिताजी ने दौलत बाग का निर्माण करवा दिया, तो इसका एक पुत्र होता है जिसका नाम है शाहजहां। और शाहजहां ने 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण करवाया। 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण करवाया। 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण करवाया। इस जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां रहती थी। कौन रहती थी? नूरजहां। और इस नूरजहां की जो माता थी जिनका नाम था असमत बेगम। असमत बेगम। असमत बेगम। और इस असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का प्रयोग, असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का प्रयोग इत्र बनाने की विधि का प्रयोग इसी बाग यानी दौलत बाग में किया। दौलत बाग में किया। इत्र बनाने की विधि का प्रयोग दौलत बाग में किया है। तो ध्यान रखना, चंद्रावती नदी के पानी को रोक करके तारागढ़ और नाग पहाड़ी के मध्य आना सागर झील का निर्माण करवाया। बिजोलिया शिलालेख ने इस झील को तुर्कों से संधि धरती को धोना बताया गया है। अब मैं आपको बिजोलिया जो आपको ये आना सागर झील है उसको बताता हूं। देखिए मित्रों, ये रही मित्रों अपनी आना सागर झील। ये अपनी जो झील है उसका नाम है आना सागर झील। और ये जो आना सागर झील है इसका जो निर्माण है वो 1133 से और 37 के मध्य में हुआ। और जो निर्माण करवाया मित्रों वो किसने करवाया? अर्नोराज ने। निर्माण किसने करवाया? अर्नोराज ने। इधर देखो, ये जो आपको झील है दिखाई दे रही है, ये जो झील है, ये झील कौन सी नदी पर है? ये जो अपन की झील है ये कौन सी झील नदी पर है? तो ये ध्यान रखना, ये चंद्रावती नदी पर है। चंद्रावती नदी। और इस चंद्रावती नदी के पानी को रोककर झील का निर्माण करवाया। इस झील के बाद में अपन मित्रों ये बात करेंगे, आपको ये इस वाला एरिया दिख रहा है हरा हरा, ये दो यहाँ से लेकर के इस वाला जो भूभाग दिख रहा है ये अपन का कौन सा बाग है? दौलत बाग है। दौलत बाग, या इसी का नाम है सुभाष उद्यान। सुभाष उद्यान।
इसी बाग में 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण, इसी बाग में 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण जो करवाया, वो दरियों का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया मित्रों। निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया शाहजहां ने। निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। ये जो बाग है वो इसी बाग में, ये जो बाग है इसी बाग में नूरजहां की माता, नूरजहां की माता क्या नाम था? असमत बेगम, असमत बेगम। और इस असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का प्रयोग किया, बनाने का विधि का आविष्कार किया। इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया। ये विधि का यहां लिख देता हूं, आविष्कार किया। तो इत्र बनाने की विधि का आविष्कार यही नूरजहां की माता असमत बेगम ने किया। तो अपन पेज पे चलते हैं। ये अपन की कौन सी नदी थी? आना सागर, आना सागर झील थी, है ना, जो चंद्रावती नदी पर है। ये अपनी आना सागर झील है। और आना सागर झील के निर्माण करने के बाद में 12 संगमरमर की दरी पट्टियों का निर्माण हो गया। और अब आना जी ने क्या किया अपने जीवन काल में, वो देखते हैं मित्रों। हाँ जी, अर्नोराज ने पुष्कर में बराह मंदिर का निर्माण करवाया। पुष्कर में बराह मंदिर का क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। पुष्कर में बराह मंदिर का क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। अब अर्नोराज ने कुछ अपने जीवन काल में महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े हैं जो चर्चित रहे हैं, ध्यान रखना। तो अपन हेडिंग डाल सकते हैं, अर्नोराज के महत्वपूर्ण युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध, अर्नोराज के जो महत्वपूर्ण युद्ध रहे हैं उनमें एक जो आता है, एक नंबर का, नंबर 1, इसने मालवा नरेश नरवर्मा को पराजित किया। मालवा नरेश नरवर्मा को पराजित किया। तो नरवर्मा को पराजित करने वाले कौन थे? अर्नोराज थे। और 2 युद्ध और लड़े हैं इसने। एक लड़ा है मित्रों 1134 ईस्वी में, एक लड़ा है 1134 ईस्वी में। और जो तीसरे नंबर का युद्ध है वो लड़ा है 1145 ईस्वी में। दोनों ही चालुक्य शासकों से युद्ध लड़े हैं, समझो इधर। 1134 ईस्वी में गुजरात का चालुक्य शासक, गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को पराजित किया। ध्यान रखना, चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को पराजित किया। और इसको जो पराजित करने के बाद में इस जय सिंह जो सिद्धराज है, इस जय सिंह सिद्धराज के कौन थी? एक पुत्री थी। और उस पुत्री का नाम था कंचन देवी, या इसी का नाम मिलता है कांचन देवी। और मित्रों इस कांचन देवी से विवाह रचाया। ये जो घटना है मित्रों, ये घटना है 1134 की। लेकिन 1145 ईस्वी में चालुक्य शासक इससे भी बड़ा दमदार आ जाता है। और उस चालुक्य शासक का नाम है मित्रों कुमारपाल। ध्यान रखना, चालुक्य शासक का नाम है मित्रों कुमारपाल। और उस कुमारपाल ने किसको? अर्नोराज को पराजित किया। ध्यान रखना, उस कुमारपाल ने अर्नोराज को पराजित किया। इधर तो उसने उसको पराजित कर दिया जयसिंह सिद्धराज को, लेकिन कुमारपाल ने अर्नोराज को पराजित किया। और अर्नोराज ने अपनी पुत्री जलहन का विवाह कुमारपाल से किया।
अपनी पुत्री जलहन का विवाह मित्रों किससे किया? कुमारपाल से किया। और कुमारपाल से करने के बाद में जालोर नाडोल और पाली क्षेत्र कुमारपाल को दिए। जालोर, नाडोल और पाली जिले, पाली जो क्षेत्र थे वो किसको दिए मित्रों? वो कुमारपाल को दिए। आगे देखिए, अपन का जो डेट आ जाती है मित्रों, इसका जो शासनकाल रहता है वो 1133 से 55 के मध्य में रहता है। तो 1155 में अर्णोराज की हत्या, इसके पुत्र, इसका पुत्र था जिसका नाम था जगदेव, इंपोर्टेंट ध्यान रखना, जगदेव ने की। और इसीलिए ये जो जगदेव है ना, इस जगदेव को चौहान वंश का, इसीलिए इस जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता राजा कहा जाता है, तो आज अपन ने जो इंपोर्टेंट शासक देखे हैं उनमें अपन चंद्रराज हैं, बागपति राज हैं, अजय राज और अर्णोराज हैं। ठीक है मित्रों, अगला जो टॉपिक है वो अपन आगे चालू करेंगे। अर्णोराज के बाद में विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव, उसके बाद में जो सोमेश्वर चौहान और पृथ्वीराज थे उन पर चर्चा करेंगे बाद में। धन्यवाद दोस्तों, इसको अधिकतर से सब्सक्राइब और शेयर करें। दोबारा एक बार और देख लेते हैं आज अपन ने जो पढ़ा है उससे। शाकंभरी के चौहान में चढ़ रहे हैं अपन ने। आज दुर्लभ राज देखा है, बहुचंद्र राज द्वितीय देखा है। इससे दो बात याद रखनी है, अपनी बहन कमलावती का विवाह प्रतिहार शासक महिरभूष से किया है, और सर्प कलेश से बचने के लिए इसकी जो एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्मप्रभा रुद्राणी, उसने 1000 शिवलिंगों की स्थापना करवाई, और उन 1000 शिवलिंगों पर प्रतिदिन क्या जलाए मित्रों? दीपक जलाए। बागपति राज, इसको 188 युद्धों का विजेता कहते हैं। इसने महाराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम चौहान शासक था। अजय राज 1113 से 33 तक रहता है। अजमेर शहर को बसाया अजय मेरू नाम से और उसको अपनी राजधानी बनाया। इसका शासनकाल चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है, जबकि चौहान वंश का जो स्वर्ण काल है वो वासुदेव चौहान का शासनकाल कहलाता है। इसने बीटली पहाड़ी पर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। ये पहाड़ी बीटली पहाड़ी पर होने के कारण इसका नाम गढ़ बीटली है, और पृथ्वीराज कछवा की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ पड़ा। सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण इसी अजमेर दुर्ग में हुए। सर्वाधिक भारी आक्रमण भटनेर किले हनुमानगढ़ में हुए। सर्वाधिक इसने सर्वप्रथम अजमेर में चांदी के सिक्के चलाए और उन चांदी के सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमनवती का नाम अंकित करवाया। इसने विजय में एक तो गुजरात के शासक मूलराज सेकंड को पराजित किया और मालवा के शासक नरवरसन को पराजित किया, और इसने अपने साम्राज्य को अंतिम समय में अर्णोराज को सौंपकर स्वयं पुष्कर की पहाड़ियों में तपस्या करने के लिए, भक्ति के लिए चले जाते। अर्णोराज या आनाजी 1133 से 35 के मध्य, इसने 1133 में अजमेर का शासन संभाला। उपाधि महाराज, माधीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। दो प्रसिद्ध कवि देवबोध और धर्मघोष। तारागढ़ पहाड़ी और नाग पहाड़ी के मध्य में एक सुंदर झील का निर्माण करवाया, उसका नाम आना सागर झील है, चंद्रावती नदी के पानी को रोककर। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का उद्देश्य है वो तुर्कों खून से संधि हुई धरती को धोना था। जहांगीर ने इस झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 12 संगमरमर की दरियों का निर्माण करवाया, और नूर जहां की माता थी अस्मत बेगम, उसने इत्र बनाने की विधि का प्रयोग किया। अर्णोराज ने पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज ने महत्वपूर्ण युद्ध एक तो मालवा के नरेश नरवर्मा को पराजित किया, एक 1134 में और एक 1145 में किया। 1134 में मित्रों जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम है कांचन देवी, उससे विवाह किया। और 1145 में कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित कर दिया, और अर्णोराज ने अपनी पुत्री थी जलहन, उसका विवाह है वो कुमारपाल से किया, और जालोर नाडोल व पाली क्षेत्र कुमारपाल को दिए। आगे जाकर विग्रहराज होगा जो उनको पुनः हरा देगा और अपना अधिकार कर लेगा। आगे देखते हैं। 1155 में अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव द्वारा की गई, और जगदेव को चौहान वंश का पितृहंता राजा कहा जाता है। दोस्तों अच्छा लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।